एंड ट्रेंडिंग रेडियस इतनी अच्छी है कि इनफैक्ट मैंने एक पैर नीचे रखा, पूरा घुमा दिया स्कूटी। सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये में नई वाली होंडा एक्टिवा को घर लेकर जाओ। तो एंड ऑफ द डे राइड करने के बाद मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि आपको इसमें होंडा का ट्रू नेचर देखने को मिलता है। मतलब मोर पावर, मोर प्रीमियम, मोर रिलायबल। बाकी एक्सेस वगैरह तो सस्ते में स्टार्ट हो जाती है, ये इतनी महंगी क्यों है? पर मैं हमेशा कहता हूँ कि वही गिर रहे हैं जिनको ब्रेक लगाना नहीं आ रहा। पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है रेदर देन ईवी। ये महंगी इसलिए है क्योंकि इसके ब्रेक्स अच्छे हैं, इसमें आपको डिस्क देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर आपको ब्रेक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप कहीं भी आप ले सकते हो वो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है 2025 की न्यूली लॉन्च होंडा एक्टिवा 125, ठीक है। और ये वही है जो TFT स्क्रीन के साथ आती है। अब देखो, इस स्कूटी में ना आपको भर भर के फीचर्स, भर भर के अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये अपडेट्स काफ़ी हैं? क्योंकि आज के डेट में एक पेट्रोल स्कूटी को खुद के सेगमेंट में तो फाइट करनी है स्टैंड आउट होने के लिए। इनको ईवी से भी फाइट करनी पड़ती है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी एक बंदे पर 1 लाख रुपए हैं तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे एक पेट्रोल स्कूटी चाहिए, वो ये सोचता है कि पेट्रोल हो या ईवी हो, एक ऐसी स्कूटी चाहिए जो मेरा सारा पर्पस फिल करे। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये स्कूटी के मार्केट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती जा रही है। तो एज आई टोल्ड कि सवाल ये है कि इस फीचर्स, इस अपडेट्स के साथ ये स्कूटी मार्केट में स्टैंड आउट करेगी। अब इस सवाल के जवाब के लिए तो आपको वो वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या ये मार्केट में आज के डेट में स्टैंड आउट करती भी है या नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक्टिवा से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि उन्हें एक्टिवा ही लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम EMI होगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूँ। अब देखो, ये ना 2 वेरिएंट्स में आती है TFT स्क्रीन वाली, एक डिलेक्स, एक एच स्मार्ट। अब एच स्मार्ट क्या है, उसमें आपको कीलेस फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे कि आप मॉल्स गए हैं, आपने कहीं स्कूटी खड़ी की है, आपने अपने की को प्रेस किया, स्कूटी ब्लिंक करने लगे। ये कुछ फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपको उसमें देखने को मिलते हैं। अब जो डिलेक्स वेरिएंट है, ठीक है, ये बहुत ही ऑथेंटिक वेरिएंट है। एंड जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो है 94,400 रुपीज। एंड वहीं अगर मैं एच स्मार्ट वेरिएंट की बात करूं तो उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 97,100 रुपीज। अब देखो, दोनों वेरिएंट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का। सेम गोज विद फीचर्स, फीचर्स में भी कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस यही है कि इसमें आपको कीलेस नहीं देखने को मिलता है एंड एच स्मार्ट में आपको कीलेस देखने को मिल जाता है। तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। नाउ ये तो हो गई इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बातचीत। अब अगर इसके डिजाइन पे बात करें तो अगर आप मेरी पूछोगे तो मुझे ये डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आज के डेट में ना ईवीज के डिजाइन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं। पर बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद नहीं आते। फॉर एग्जांपल, मैं ईवी स्कूटी इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक दिखती है, नहीं, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आई लाइक इट, इसलिए मैं उसे खरीदता हूँ। पर टू बी ऑनेस्ट, अगर आज के डेट में मुझे कोई स्कूटी खरीदनी होगी, आई विल नॉट गो विद द ईवी, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि स्कूटी सिर्फ आप नहीं चलाते हो, फैमिली में हर कोई चलाता है। एंड स्कूटी ऐसी चीज है ना जो मम्मी हो गई, पापा हो गए, बहन हो गई, हर कोई चला लेता है। तो फिर ईवी में ना मतलब अभी भी वो इतने इसको रिलायबल फील नहीं करते। तो अगर आपको एक फैमिली स्कूटी चाहिए तो आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक ऑडियंस तो है जो आज भी एक्टिवा फसीनो लेना चाहती है, क्योंकि उन्हें ज्यादा फ्यूचरिस्टिक, ज्यादा ईवीज में नहीं जाना, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी पर्टिकुलर डिजाइन की बात करूं, सेम एज इट इज एक्टिवा के डिजाइन में कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसमें आपको भर भर के क्रोम्स देखने को मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी बाइक हो गई या फिर आप स्कूटी में जब क्रोम्स डाल देते हो ना, तो वो ज़्यादा प्रीमियम लगने लग जाती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक्टिवा भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, क्योंकि इसमें भर भर के क्रोम यूज़ हुआ है। एंड वो ना एक अलग ही वाइब देती है, आपको एक प्रीमियमनेस फील कराती है। चलो, अब हमने एक्स शोरूम प्राइस, डिज़ाइन की बातचीत तो कर ली। अब ना इस स्कूटी को अच्छे से डिकोड करते हैं, हर एक चीज़ पे बात करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। नाउ अब अगर मैं इस स्कूटी के फ्रंट की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है इसके क्रोम्स। इसमें आपको भर भर के क्रोम्स देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी प्रीमियम बनाता है स्कूटी को। ट्रस्ट मी, बाइक हो या स्कूटी, अगर क्रोम इन्वॉल्व हो जाए ना, वो चीज़ें और प्रीमियम लगने लगती हैं। चलो, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो आपको फुल LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, जिसकी थ्रो काफ़ी बेहतरीन है।
दिन में भी रात में भी। दिन में तो थ्रो की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसके लाइट्स जले हैं, तो आप समझ सकते हो थ्रो कितनी अच्छी है। नौ अगर मैं उसके नीचे आऊँ को आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, कूल लुकिंग डायल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, फिर भर भर के क्रोम देखने को मिलता है। उसके नीचे आऊँ तो आपको फेंडर देखने को मिलता है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजबूत है। नौ अगर मैं फेंडर की बात कर ही रहा हूँ, आपको यहाँ पर रबर देखने को मिलता है, विच इज़ प्रीटी गुड मूव यार। ट्रस्ट में मेरे खुद के पास स्कूटी है एंड सबसे पहले पेंट अगर मेरी स्कूटी के किसी पार्ट से गई थी तो वो ये फेंडर थी। तो यहाँ पे आपको रबर देखने को मिलता है क्योंकि ये पार्ट ना बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, आप कहीं भी आगे लड़ जाते हो तो अब यही सबसे पहले यहीं से पेंट उड़ती है। अगर मैं इसके भी नीचे आऊँ तो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, फ्रंट में रेयर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। टायर्स की बात करूँ तो आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं एंड ये टायर 12 इंच के है। एंड वही अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, विच इज़ प्रीटी गुड। मैंने राइड रिव्यू में इन पर्टिकुलर सस्पेंशन पे बात की है कि वो कितनी अच्छी है। नो ये कुछ फ्रंट की बातचीत है। आप एक बार देखो यार क्या खुल के निखर कर लुक आ रहा है क्रोम्स की वजह से। चलो अगर फ्रंट की बात कर ही रहे हैं ना, उसके फुटबोर्ड एरिया पे भी बात करते हैं। ट्रूली जो इसकी फुटबोर्ड एरिया है ना, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। इनफैक्ट इतना कि आप कोई भी सामान हो या फिर आप आराम से पाँव भी रख सकते हो, आपको ना कोई लड़ने वाली इशू देखने को नहीं मिलती। इसमें आपको दो जगह क्लिप्स देखने को मिलते हैं, यहाँ क्लिप्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर क्लिप्स देखने को मिलते हैं, तो आप दोनों जगह अच्छे से सामान भी रख सकते हो। एंड हाँ, आपको आगे में सी टाइप्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्टोरेज का स्पेस देखने को मिलता है, तो आप इनफैक्ट यहाँ पे फ़ोन चार्ज में लगा के आराम से रख सकते हो, लॉन्ग राइड्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल्स देखने को मिलेगा, यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, चाहे आपको फ्यूल टैंक खोलना हो या स्टार्ट करनी हो, हर एक चीज़। ये है इसकी कुछ फ्रंट की बातचीत एंड कुछ इस तरह का लुक निखर कर आता है फ्रंट से। ट्रस्ट में मैं जितनी बार आगे से देखता हूँ मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है बिकॉज ऑफ इट्स क्रोम एंड स्पेशली जो डार्क कलर है उस पर जो क्रोम है अलग ही लगता है यार। तो चलिए ये तो गई इसके फ्रंट की बातचीत। अब इसके इंजन पर बात करते हैं। अब अगर मैं इसके इंजन पे बात करूँ तो आपको 123.9 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके पावर फिगर पर बात करूँ तो आपको 8.4 PS का पावर एंड 10.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। एंड सवाल ये है कि क्या ये स्पेसिफिकेशन काफ़ी हैं, मतलब कि क्या जब आप सड़कों पर इसको चलाओगे तो आपको कैसा फील होगा, तो वो मैं आपको अभी राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ कि जब मैंने स्कूटी को राइड किया तो मुझे कैसा फील हुआ, वो अभी मैं आपको राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ। चलो ये तो हो गई इसके इंजन की बातचीत। अब इंजन से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पे बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक किसी भी स्कूटी की सीट अनकंफर्टेबल नहीं लगी एंड सेम गोज विद एक्टिवा। हालांकि एक्टिवा ना फॉर्म ऑफ कंफर्ट बहुत ज़्यादा आगे है बाकी स्कूटीज से। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो फिर ईवीज उतनी कंफर्टेबल मुझे नहीं लगती जितनी ये जनरल स्कूटीज लगती हैं। वहीं अगर मैं एक्टिवा की सीट की बात करूं तो कुशन्स काफ़ी कुशी है, ठीक है, तो आपको मज़ा आता है बैठने में। आप लॉन्ग राइड्स करोगे भी आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि स्कूटी से लोग सिटी राइड से ज़्यादा करना प्रीफर करते हैं, पर लॉन्ग राइड्स में भी आपको ज़रा भी वो होता है ना, आपको झिझक फील नहीं होगी, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड सीट्स काफ़ी बड़ी है एंड बहुत कंफर्टेबल है फॉर राइडर एज वेल एज पिलियन। चलो अभी सीट की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो इसके सीट हाइट पे भी बात कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूं तो आपको 712 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है, विच इज प्रीटी गुड। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 162 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 110 kg का आपको वेट देखने को मिल जाती है। अब ये कॉम्बिनेशन समझो, ये जो सीट हाइट ग्राउंड क्लियरेंस वेट का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। एंड ट्रस्ट मी, ना ही सिर्फ शॉर्ट हेडेड राइडर्स जो वो तो कंफर्टेबल फील करते ही हैं स्कूटीज पे, इवन की लॉन्ग हेडेड राइडर्स जो भी होते हैं ना, कि जो थोड़े लंबे हैं स्कूटी राइड कर रहे हैं, तो उनमें क्या इशू आता था, उनके पाँव यहाँ लड़ते थे। एक्टिवा में आपको ऐसे देखने को कुछ भी नहीं मिलेगी क्योंकि जो इसकी फुटबोर्ड एरिया है वो काफ़ी बड़ी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत ही कंफर्ट, मतलब इस बार इन्होंने कंफर्ट की तरफ कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है। जब आप इसको चलाओगे आपको ये चीज़ें फील होंगी कि इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। चलिए ये तो गई इसके सीट की बातचीत। अब इसके फ्यूल पे बात करते हैं। अगर मैं इसके फ्यूल की बात करूँ तो आपको 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो कंपनी अराउंड 47 क्लेम करती है, पर ट्रस्ट मी मैंने लोगों को इससे 50 का भी माइलेज निकालते देखा है। इनफैक्ट मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही अच्छे से आराम से स्कूटीज चलाते हैं एंड वो लॉन्ग रन पे जब निकलते हैं ना तो 50 की भी माइलेज निकाल लेते हैं। मैं ब्रेकर टू ब्रेकर की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग रन में 50 की माइलेज निकाल दे रहे हैं वो एक्टिवा से। तो ये हो गई इसके माइलेज की बातचीत। अब ना थोड़ा और अच्छे से इसको डिकोड करते हैं यार, कि अंडर सीट स्टोरेज पे बात करते हैं, रेयर साइड मोटरसाइकिल पे बात करते हैं एंड जिस चीज़ को बोलकर इसको मार्केट किया जा रहा है, इसकी TFT स्क्रीन, उस पर भी बात करते हैं। तो चलिए और अच्छे से डिकोड करते हैं। नाउ सिंस फ्यूल टैंक की बात हो रही है ना, तो उसको फ्यूलिंग एरिया को भी देखते हैं। आपको यहाँ से प्रेस करना है एंड वो पीछे खुल जाएगी, देखो ये खुल गई, ठीक है ना। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, जब आपको पिलियन को नीचे उतर कर ये मैनुअली ही खोलना पड़ेगा तो फिर ये पीछे देने का फ़ायदा क्या हुआ। आप सीट के अंदर भी दोगे तो भी उतना ही मेहनत है, बाहर भी उतना ही मेहनत है।
खैर कई बार क्या होता है कि आप वहीं से अनलॉक कर दोगे तो जो पेट्रोल फिलिंग गाय होता है वो खुद इसको खोलकर डालकर ये लगा देता है। आई थिंक इस हिसाब से ही चल रही है, ठीक है। चलो ये तो हो गई इसके फ्यूलिंग टैंक की बातचीत ना। अब इसके अंडर सीट की बात करते हैं। उसके लिए आपको फिर यहीं पर जाना होगा, प्रेस करना होगा एंड देखो ये खुल गई, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात करूँ तो अराउंड 18 लीटर्स का आपको अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिलता है एंड स्पेस काफ़ी अच्छी है। एक फुल फेसेज हेलमेट आराम से आ सकती है। आपको छोटा सा फर्स्ट एड किट बॉक्स देखने को मिल जाता है। इनबिल्ट यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो आप मिनिमली ऑपरेट कर सकते हो अगर कुछ ऑल ओवर सडन खराबी आ गई अगर आपको आता है तो। एंड स्पेस की बात करूँ तो इट इज़ प्रीटी गुड। एक फुल फेज हेलमेट के बाद भी थोड़ी 2-4 फाइल रखने की जगह बच जाती है, तो पेट्रोल इंजन के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। खैर ईवी में आपको और भी बड़े डिक्कीज देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी अच्छी है। चलिए बात हो ही रही है तो इसके बटन्स पे, टीएफटी डिस्प्ले पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसकी हाईएस्ट टॉकिंग पॉइंट है क्योंकि इसी के अराउंड इस बार इन्होंने अपने एक्टिवा को मार्केट किया है। अगर मैं बटन्स की बात करूँ तो बटन्स की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छी है। आपको पता चलता है कि नहीं यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं किए हैं, काफ़ी प्रीमियम आपको चीज़ें देखने को मिलती है ना। वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ देखो आपको जॉयस्टिक्स देखने को मिलता है जिससे आप इसके पूरे मेन्यू को नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये तो इसके बटन्स वगैरह की बातचीत। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर दूँ। देखो होंडा का आपको बैजिंग देखने को मिलता है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। एंड ये वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको SP125 में भी देखने को मिल जाती है। इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो ये कैरी नहीं करती, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेकोमीटर की बात करूँ तो आप मुझे ये बताओ कि आपने इससे पहले किस स्कूटी में टेकोमीटर देखा है? इसमें नहीं आती थी भाई साहब, इसमें आ रही है, ठीक है। नाउ सबसे बड़ी चीज़ ना आपको इसमें एक रोड सिंक कनेक्टिविटी देखने को मिलती है जो ये अपने ऐप से कनेक्ट हो जाती है, फिर आप यहाँ पे उसको ऐप को फीचर्स कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है तो इको इंडिकेटर हो गया, टेकोमीटर हो गया, रेंज हो गया, ट्रिप A ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज हो गया। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, इनफैक्ट धूप में भी आपको हर एक चीज़ अच्छे से विजिबल होता है। तो ये चीज़ें हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एंड इट इज सेम ऑफ SP125। बाइक की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें है तो आपको ऑब्वियस सी बात है भर भर की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये होगा इसके बटन पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बातचीत। नौ अगर मैं रेयर साइड ऑफ स्कूटी की बात करूँ काफ़ी प्रीमियम, यहाँ भी देखो भर भर के क्रोम्स यूज़ हुए हैं। क्रोम्स में एक्टिवा 125 लिखी है। ट्रस्ट में धूप में तो ये अलग ही लगती है भाई साहब। पीछे से भी लुक काफ़ी अच्छा निखर के आता है। एक्चुअली अच्छा था ही, क्रोम की वजह से और ज़्यादा एनहेंस हो गया है। तो आपको पीछे वही एज इट इज सेम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। आपको पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं एंड लुक काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाते हैं, हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ सेम है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने को है नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रियर साइड ऑफ द स्कूटी। तो चलिए मैंने इस स्कूटी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं क्योंकि जब आप स्कूटी खरीदोगे तो राइड तो करोगे ही उसको। आप चाहे कितनी भी पेपर पे स्पेसिफिकेशंस देख लो, पर बिना राइड के ना ही आप खरीदोगे ना ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है इसकी साइलेंट स्टार्ट। इसके साइलेंट स्टार्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है कसम से। मतलब आप स्टार्ट करोगे स्कूटी को पता भी नहीं चलता कि स्कूटी स्टार्ट हो गई। मतलब इतनी स्मूथ, इतनी साइलेंट है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड एक और चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी वो है ऑटो टर्न ऑफ टर्न ऑन। उससे क्या होगा कि जैसे आप मतलब कि एक पर्टिकुलर समय पर जाकर रोकोगे स्कूटी को तो खुद ब खुद वो ऑफ हो जाएगी, फिर आप जैसे एक्सीलेटर लोगे स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बहुत फ़ायदे होता है, कई बार आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हो, ट्रैफिक में भी 30 सेकंड 40 सेकंड बचे हुए हैं तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी या फिर जैसे आप एक्सीलेटर लोगे स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूल बचाओगे। ये बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मूव है एंड पहले भी मैंने ये चीज़ें फशीनों में देख रखी है तो आई नो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। एक लोगों को कंप्लेन होती है कि यार स्कूटी की टैंक छोटी है, तो क्या होता है वो जैसे ही 5 लीटर खत्म होती है हम फिल कराते लगता है यार बार बार तो तेल ही बनाना पड़ रहा है। पर ऐसा नहीं है, जो बाइक्स की टैंक होती है वो बड़ी होती है, इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी छोटी होती है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे बार बार तेल भराना ही पड़ रहा है, पर ट्रस्ट में स्कूटी अच्छी माइलेज निकाल के देती है। तो ये जो ऑटो टर्न ऑफ टर्न ऑन है ये आपके फ्यूल को और बचाएगी, तो आपको थोड़ा और पॉकेट पे कम प्रेशर पड़ने वाला है क्योंकि इट इज फ्यूल एफिशिएंट। तो चलिए ये तो गई इसके ऑटो टर्न ऑफ साइलेंट स्टार्ट की बात। मुद्दे की बात करते हैं, वो है इसका इंजन। क्वाइट इंप्रेसिव यार, क्वाइट इंप्रेसिव। देखो मैं जब किसी को भी राइड करता हूँ उसको 3 सेकंड में तोड़ता हूँ। पहला तो इनिशियल पिकअप कैसी है, मिड रेंज कैसी है और टॉप एंड कैसा है। ट्रस्ट में जो इसकी इनिशियल पिकअप है ना वो काफ़ी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट जो स्कूटीज़ होती हैं उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आई नो ईवीज़ की थोड़ी ज़्यादा होती है इनिशियल, बट जो एक पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है रेदर देन ईवी, ये मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। एंड जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, अगर आप किसी स्कूटी को खरीदते थे आज से पहले पेट्रोल इंजन,
तो 6 साल 7 साल 8 साल उसको चलाते थे। पर ईवीज में क्या है ना कि आप उसको खरीदोगे 3 साल 4 साल 5 साल बाद बैटरी खराब हो जाएगी एंड बैटरी काफी महंगी आती है। तो वहां पर ना अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हो देन यू कैन गो विद पेट्रोल। चलो तो कमिंग बैक टू स्कूटी, जो इसकी इनिशियल है वो काफी अच्छी है। जो मिड रेंज है इट्स नॉट दैट टॉर्की, काफी स्मूथ होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा घिस सी आवाज नहीं आती कि नहीं आपने ले रहे हैं। अब मिड रेंज में आपको बहुत ज्यादा पावर देखने को नहीं मिलता, आपको टॉर्क देखने को मिलता है, काफी स्मूथ है। जो इसकी चाल है ना वो काफी स्मूथ है, तो आपको कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा मिड रेंज में, विच इज प्रीटी गुड। मतलब सफिशिएंट पावर भी है एंड काफी स्मूथ इंजन है। वहीं मैं अगर टॉप एंड की बात करूं तो स्कूटीज में तो टॉप एंड में कुछ खास रह नहीं जाता। जो भी जितना भी प्रोसेस है, जो भी खेल है वो मिड रेंज का ही है। एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड इंजन, वेरी गुड पावर एंड काफी रिलायबल इंजन है। तो ये 3 चीजें ना मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगती है। तो चलो ये तो गई इसके इंजन की बातचीत। अब इसके ब्रेक पे बात करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अगर इंजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है किसी स्कूटी में, मोटरसाइकिल में, तो वो उसके ब्रेक्स हैं। मैं कहता हूँ ना, पावर का क्या करोगे जब आपके पास ब्रेक्स अच्छे नहीं हो। तो अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूँ, ब्रेक्स आर प्रीटी गुड। क्यों? क्योंकि आपको इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलता है, पीछे ड्रम देखने को मिलता है, वहाँ तक सब कुछ सही था। पर जो पीछे ड्रम है उसको कॉम्पनसेट किया है इसके कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ने। अब कॉम्बी ब्रेकिंग क्या होता है कि आप कभी भी रेयर साइड ऑफ द स्कूटी की ब्रेक लगाओगे तो फ्रंट भी लगेगी, मतलब वो स्प्लिट इनटू हाफ कर देती है, रेयर के साथ फ्रंट भी लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो कि ऐसे भी ना लोगों के अंदर एक परसेप्शन है कि स्कूटी उतनी रिलायबल नहीं है सड़कों पे। इनफैक्ट मॉनसून में तो इतने केसेस आते हैं स्कूटी से गिरने के, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि वही गिर रहे हैं जिनको ब्रेक लगाना नहीं आ रहा। मैं भी स्कूटी चलाता हूँ एंड ऐसा नहीं है कि मैं कभी गिरा नहीं हूँ, पर हाँ अपनी गलती की वजह से गिरा हूँ कई बार। जब भी मैं गिरा हूँ अपनी गलती की वजह से गिरा हूँ, इस वजह से नहीं गिरा क्योंकि स्कूटी की गलती थी, नहीं। एंड ऑफ द डे गलती मेरी ही होती है। तो ऐसी बात है, अगर आप गलती करोगे तो आप गिरोगे ही गिरोगे। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूटी रिलायबल नहीं होती। एंड एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जब मैं टर्न करने समय भी मैं ब्रेक ले रहा था ना, इट वॉज वेरी गुड। आपको ये फील नहीं हो रहा था कि नहीं यार मुझे ना जोर से ब्रेक लेना चाहिए एंड ऑल, ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं होगा। इट वॉज वेरी परफेक्ट एंड टर्निंग रेडियस इतनी अच्छी है कि इनफैक्ट मैंने एक पैर नीचे रखा, पूरा घुमा दिया स्कूटी। एंड अब देखो स्कूटी सिटीज़ में चलाते हो तो सिटीज़ में क्या है, छोटी मोटी गलियाँ होती है, छोटे नैरो रोड्स होते हैं, तो आपको टर्निंग रेडियस होना अच्छी बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको इसमें देखने को मिलती है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्कूटीज़ में देखने को मिलती है। पर इसमें ना वो मज़ा आता है यार, क्योंकि यार इससे ना एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा है कि पहले भी हम बचपन में भी एक्टिवा बहुत नचाते थे, आज भी सड़कों पे उसी तरह नाच जाती है, तो मज़ा आता है भाई साहब। ठीक है, चलिए ये तो इसकी टर्निंग रेडियस की बातचीत। अब एक और चीज़ जिसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इसकी सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ प्रीटी गुड। अब देखो बाइक जैसे सस्पेंशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एंड ऑफ द एक स्कूटी है, पर जितने भी छोटे मोटे जर्क्स हैं वहाँ ये इजीली मैनेज हो जाती है। आपको ज़रा भी ये फील नहीं होगा कि सस्पेंशन ख़राब नहीं है, ये नहीं है। अगर बड़े पोर्टहोल में जाओगे तो फील होने ही वाला है, पर जितने भी छोटे मोटे पोर्टहोल्स हैं वहाँ आपको बहुत ही स्मूथ राइड देने वाली है ये। एंड वहीं अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो क्या ही बात करूँ, स्कूटीज़ आर कंफर्टेबल एंड ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि जो भी लंबा इंसान है, जो लॉन्ग हाइटेड राइडर हैं, उनके ना पाँव नहीं लड़ते, तो उनको भी चलाने में मज़ा आता है। तो एंड ऑफ द डे राइड करने के बाद मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि आपको इसमें होंडा का ट्रू नेचर देखने को मिलता है, मतलब मोर पावर, मोर प्रीमियम, मोर रिलायबल ना। एक और चीज़ जो मुझसे लोग पूछ रहे थे वो ये है कि बाकी एक्सेस वगैरह तो सस्ते में स्टार्ट हो जाती है, ये इतनी महंगी क्यों है। देखो एक्सेस हो गई, जुपिटर हो गई, इनमें क्या है ना एक वेरिएंट आता है जिसमें आगे पीछे सिर्फ ड्रम होते हैं, तो इसकी जो मिनिमम वेरिएंट है वो डिस्क से स्टार्ट हो रही है। तो वही बात है ना कि आपको वहाँ पे 10,000 रुपये सस्ते वो पड़ रहे हैं, पर वहाँ पे आप ब्रेक में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इज़ गुड, पर आपको आगे कम से कम फ्रंट में तो आपको डिस्क चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिनारियो आते हैं कि आपको ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लेना पड़ता है एंड ड्रम ब्रेक्स आर नॉट दैट रिलायबल, इसलिए तो डिस्क आई है मार्केट में। तो जो बाकी एक्सेस 125 है या जुपिटर 125 है, उसमें आपको ना जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो ड्रम ब्रेक्स का देखने को मिलता है, आगे भी ड्रम पीछे भी ड्रम। पर एक्टिवा आगे डिस्क पीछे ड्रम से स्टार्ट होती है, तो ये थोड़ी सबको महंगी लगती है। पर आप ये मत समझो कि ये महंगी है वो सस्ती है, नहीं, ये महंगी इसलिए है क्योंकि इसके ब्रेक्स अच्छे हैं, इसमें आपको डिस्क देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर आपको ब्रेक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप कहीं भी आप ले सकते हो वो, ठीक है। तो ये मेरी कंक्लूजन थी इसकी राइड रिव्यू की। ना आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी इसको लेने में इंटरेस्टेड है मैं उनको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट है इस स्कूटी की, आई मीन होंडा एक्टिवा 125 की जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो स्टार्ट होने वाली है 9,999 रुपये से। जी हाँ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये में नई वाली होंडा एक्टिवा को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसकी EMI की बात करूं
तो वो कितने में स्टार्ट होने वाली है? 2,999, ऑलमोस्ट 3,000 रुपए से। और क्या चाहिए आपको भाई? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल, एक नई स्कूटी के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, बाइक चलानी है या स्कूटी चलानी है, हेलमेट ज़रूर पहनना है। ठीक है।